हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का 5th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे चारगाफ रूल के बारे में। तो चारगाफ रूल के बारे में हम पढ़ें इससे पहले हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं फिर एक बार यहाँ पे बता रही हूँ। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो हमारा DNA होता है वो डबल हेलिक्स होता है एंड उसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं, यानी कि बेसिकली जो DNA है वो 3 कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, दैट इज़ शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। जब हम चारगाफ रूल की बात करते हैं तो चारगाफ रूल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आती है वो आती है नाइट्रोजनस बेस की, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजनस बेस किस तरह से अरेंज होते हैं, यहाँ पर इनका क्या प्रपोर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं? नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 2 तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पैरिमिडीन। ठीक है, जिसमें जो प्यूरीन होता है वो 2 टाइप्स में होता है फर्दर, ग्वानिन एंड एडेनिन, जिसे हम ग्वानिन को G से एंड एडेनिन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पैरिमिडीन है वो 3 तरह से है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। यहाँ पर हम साइटोसिन को C से, थायमिन को T से एंड यूरेसिल को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिफरेंस क्या है यहाँ पर? जो ग्वानिन एंड एडेनिन है वो DNA एंड RNA दोनों में प्रेजेंट होता है। पैरिमिडीन में जो साइटोसिन है वो DNA और RNA दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन डिफरेंस आता है थायमिन एंड यूरेसिल में। जो थायमिन है वो सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है एंड RNA में थायमिन की जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये थे नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस किस तरह से पेयरिंग करते हैं? जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो DNA होता है वो डबल हेलिकल होता है, लाइक दिस। लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड आपस में किस तरह से बाइंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ते कैसे हैं? वो जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किन के बीच में? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। किस तरह से बनता है वो हम अभी बात करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजनस बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिससे ये दोनों स्ट्रैंड जुड़ते हैं। और DNA कैसा होता है? डबल हेलिक्स, डबल हेलिकल DNA। ये जो हमने बात की यहाँ पे, इसमें 2 स्ट्रैंड है इसलिए इसको हमने डबल हेलिकल DNA बोला। अब देखो यहाँ पर पेयरिंग होती है। मैंने क्या बोला कि DNA के दोनों स्ट्रैंड आपस में किसकी हेल्प से जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से बाइंड करते हैं और किस तरह से यहाँ पर इन नाइट्रोजनस बॉन्ड की या बेस की, नाइट्रोजनस बेस की बेसिकली जो बाइंडिंग होती है वो किस तरह से होती है? देखो, प्यूरीन जिसमें एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं एंड पैरिमिडीन जिसमें थायमिन एंड यूरेसिल आते हैं। तो जब भी पेयरिंग होती है वो प्यूरीन एंड पैरिमिडीन के बीच में होती है। कभी भी प्यूरीन आपस में बाइंड नहीं करेंगे एंड पैरिमिडीन आपस में बाइंड नहीं करेंगे। जो बाइंडिंग होगी वो प्यूरीन एंड पैरिमिडीन के बीच में होगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। किस तरह से होगी? जैसे एडेनिन है, एडेनिन क्या है हमने यहाँ पे देखा, वो एक प्यूरीन है। ये किसके साथ बाइंड करेगा? ये बाइंड करेगा थायमिन के साथ। और थायमिन क्या है यहाँ पर? एक पैरिमिडीन है। तो यहाँ पर क्या बाइंडिंग हुई? प्यूरीन एंड पैरिमिडीन की बाइंडिंग हुई अगर देखा जाए तो जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बाइंड करेगा और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा। बाइंडिंग कैसे होगी? यहाँ पर जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और जो साइटोसिन है ये ग्वानिन के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पर हम इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हैं, दैट इज़ एडेनिन थायमिन के साथ कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थायमिन एडेनिन के साथ बाइंडिंग कर रहा है। इसके साथ साथ साइटोसिन ग्वानिन के साथ कर रहा है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं चारगाफ रूल की। चारगाफ रूल अरविंद चारगाफ ने दिया था। ये रूल सिर्फ़ और सिर्फ डबल हेलिक्स DNA पर ही एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें यूज़ होते हैं नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस भी क्या क्या? प्यूरीन एंड पैरिमिडीन। यहाँ पर पेयरिंग में यूज़ होते हैं ये। ठीक है, तो अगर डबल हेलिक्स DNA होगा तभी पेयरिंग पॉसिबल है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में पेयरिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पर दूसरे स्ट्रैंड की ज़रूरत नहीं है, दूसरे स्ट्रैंड की ज़रूरत है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेयरिंग होगी कहाँ पर। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो रूल है वो सिर्फ
डबल हेलिक्स डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बातें कही गई हैं, इसके अकॉर्डिंग कहा गया है नंबर 1, नंबर ऑफ़ प्यूरिन इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पायरिमिडीन, यानी कि कह रहे हैं कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे। कैसे? हमने देखा जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन के साथ बाइंडिंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे, या फिर जितने पायरिमिडीन होंगे उतने ही प्यूरिन होंगे, क्योंकि प्यूरिन पायरिमिडीन के साथ ही बाइंड कर सकते हैं। प्यूरिन प्यूरिन के साथ बाइंडिंग नहीं करते, प्यूरिन पायरिमिडीन पायरिमिडीन के साथ बाइंडिंग नहीं करते। ठीक है, बाइंडिंग किसकी होती है? प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की। तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ़ प्यूरिन इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ पायरिमिडीन। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला? परसेंटेज ऑफ थायमिन इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एडेनिन। ये भी बात बिल्कुल सही है। क्या कहना चाहते हैं कि जितनी परसेंटेज थायमिन की होती है उतनी ही परसेंटेज एडेनिन की होती है। देखो कैसे, हमें पता है जो थायमिन है वो एडेनिन के साथ बाइंड करता है विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ जहाँ थायमिन होंगे वहाँ वहाँ एडेनिन होगा, या फिर जहाँ जहाँ एडेनिन होगा वहाँ वहाँ थायमिन होगा, क्योंकि इन दोनों की आपस में बेस पेयरिंग होती है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 20% थायमिन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 20% थायमिन है तो जो एडेनिन है वो भी तो 20% ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बात भी बिल्कुल सही है कि परसेंटेज ऑफ थायमिन इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एडेनिन। अब नेक्स्ट बात कही गई है परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैसे? अभी हमने थायमिन और एडेनिन का केस देखा, सेम यही केस यहाँ भी फॉलो होगा। हमें पता है जो साइटोसिन है वो हमेशा बाइंडिंग करता है ग्वानिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो ग्वानिन है वो बाइंड करता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जहाँ पर भी आपके साइटोसिन होंगे वहाँ वहाँ पर ग्वानिन होगा ही होगा, क्योंकि साइटोसिन की बाइंडिंग किसके साथ होती है? ग्वानिन के साथ, या फिर ग्वानिन की बाइंडिंग किसके साथ होती है? सिर्फ साइटोसिन के साथ। तो अगर मेरे पास 30% साइटोसिन है तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास 30% ही ग्वानिन होंगे, क्योंकि जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि परसेंटेज ऑफ साइटोसिन एंड इज़ इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर, जैसे कि ये पॉइंट दे रखा है ए प्लस जी इज़ इक्वल्स टू टी प्लस सी। जो ए प्लस जी है वो टी प्लस सी के इक्वल है। तो सपोज़ मैंने ए लिया यहाँ पर 30 एंड मैंने जी लिया यहाँ पर 20। ठीक है, तो जो हमारे पास ए, मुझे पता है ए मेरे पास 30 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए है वो टी के साथ बाइंड करता है, तो टी भी मेरे पास कितना होगा? 30 ही होगा। जी मेरे पास 20 है, तो जी सी के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो मेरे पास सी कितना होगा? सी भी मेरे पास 20 ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ दैट इज़ ए प्लस जी, यानी कि 30 प्लस 20 इज़ इक्वल्स टू टी प्लस सी, यानी कि वापस से 30 प्लस 20 मेरे पास क्या आ जाएगा? 50 इज़ इक्वल्स टू 50। यानी कि ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि जो ए प्लस जी है वो टी प्लस सी के इक्वल होता है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में ये बात कही गई है कि जो ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि जो ए प्लस जी एंड टी प्लस सी है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जैसे सपोज़ ए 20 है तो ऑब्वियसली कि टी भी 20 होगा, प्लस जी 30 है तो सी भी 30 होगा, इज़ इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है ए अपॉन टी इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि जो ए अपॉन टी है उनका जो रेशो आता है वो 1 ही आता है। कैसे? देख लो, सपोज़ मेरे पास ए 20 है ए, ठीक है, तो मेरे पास जो टी है वो भी 20 ही होगा, क्योंकि ए टी की बाइंडिंग होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह से इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट, जी अपॉन सी इज़ इक्वल्स टू 1। जो जी अपॉन सी है वो भी 1 के इक्वल होता है। कैसे? सपोज़ मेरे पास एक सेकेंड, सपोज़ मेरे पास जो जी है
वो है 30। तो अगर मेरे पास जी 30 है तो मेरे पास सी भी तो 30 ही होगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देती हूँ मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही बात इस रूल में कही गई है। देखो यहाँ पर हमने मेंशन भी कर रखा है कि ए इज इक्वल टू 20 है, टी इज इक्वल टू 20। यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, इसी तरह से जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको प्रूफ कर रखा है कि किस तरह से जी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 हो सकता है। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट्स चारगाफ रूल में बताए गए थे। अरविंद चारगाफ ने इसे सबसे पहले दिया था। डबल हेलिक्स डीएनए पर एप्लीकेबल होता है ये। इसमें नंबर ऑफ़ प्यूरिन नंबर ऑफ़ पायरिमिडीन के इक्वल होते हैं, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में बाइंड करते हैं। देन जो परसेंटेज ऑफ थायमिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एडेनिन, जो एडेनिन और थायमिन की जो परसेंटेज होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट कहा गया है कि परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ ग्वानिन, यानी कि जो ग्वानिन और साइटोसिन है उनकी परसेंटेज इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ पॉइंट्स की बात की गई है, जैसे कि ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। हम यहाँ पर देख भी चुके हैं सॉल्व करके कैसे। फिर ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1, ए अपॉन टी 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है किस तरह से। देन जी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ये भी मेंशन कर रखा है कि किस तरह से ये 1 के इक्वल आया। तो यही था चारगाफ रूल।